थॉट काउंट के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत है। और इस समय हम हैं दिल्ली की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र में। हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारी चीज़ें देखी और इन तमाम चीज़ों में हमने दिल्ली के मुद्दों पे बात करी, सफाई को लेके बात की, महँगाई को लेके बात की, तमाम मुद्दों पे बात की। और अब इस समय हम आ चुके हैं बीजेपी कार्यालय में, जहाँ पर अभी हम बात करेंगे रवि नेगी। और कहीं न कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार का भैया की टिकट क्लियर है। तो देखो अभी बीजेपी की तरफ से हालांकि टिकट क्लियर नहीं है। खैर ये सब सारी चीज़ें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन इस समय इनके क्षेत्र में जो माहौल बना हुआ है उसको लेके हम चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र में माहौल एकदम गरमाया हुआ है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत और नई नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस बार जो फाइट होने वाली है इस क्षेत्र में, मनीष सिसोदिया तो जा चुके हैं यहाँ से जी। तो आखिर मनीष सिसोदिया के जाने की क्या वजह रही है, आपको क्या लगता है? समझ जाने की वजह ये रही, जो 10 सालों से जो क्षेत्र का विधायक था, 3 बार का विधायक था और क्षेत्र में जिसने काम नहीं करा और काम नहीं करने की वजह से और क्षेत्र से गायब होने की वजह से मुझे लगता है कि वो उन्होंने सीट चेंज करी। और पिछली बार वाला जो चुनाव था, जो दिल्ली के शिक्षा मॉडल में लड़ा जा रहा था, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल में लड़ा जा रहा था, जो कह रहे थे कि शिक्षा के मसीहा है, तो शिक्षा का मसीहा 3000 से जीता, हारते हारते बचा। तो मुझे लगता है कि वो कारण भी रहा सीट छोड़ने का, क्योंकि इनके साथ के जो लोग थे वो 30,000 से जीत रहे थे और दिल्ली का डिप्टी सीएम 3000 से जीत रहा है, तो ये बहुत बड़ा कारण था। लेकिन इस बार उन्होंने जो दावेदारी पेश की है अवध ओझा जी की, वो भी अपने आप में मतलब युवाओं में मॉडल कहे जाते हैं। तो आप उनसे कंपटीशन किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अब भाई अवध ओझा तो मेरे को लगता है कि सिसोदिया के आगे कुछ भी नहीं है। सिसोदिया तो दिल्ली का डिप्टी सीएम था, 18 मंत्रालय थे, बहुत बड़ा नेता था, मास लीडर था, इनका आम आदमी पार्टी का 2nd नंबर का लीडर था। जब वो व्यक्ति, इतना बड़ा आदमी, सीट छोड़ के भाग गया और हार की वजह से भगोड़ा घोषित हो गया और अपने गले की घंटी ओझा जी के गले में डाल गया जाते जाते। अगर इन्होंने काम किया होता तो कभी किसी डिप्टी सीएम को सीट चेंज करते हुए देखा? अभी कभी आपने किसी विधायक को देखा सीट चेंज करके भाग रहा है? इसका मतलब कोई काम नहीं करा पिछले आपने 12 सालों में। इसलिए आपको डर था कि आप हार जाएंगे, तो आपने जाते जाते अवध ओझा जी को यहाँ से लड़ा दिया। और अवध ओझा जी भी सम्मान करते हैं, शिक्षक है, पर उनका भी बैकग्राउंड देखा जाए, 19 साल, 19 मर्डर, 19 केस, दुनिया भर के उनके, खुद बोल रहे हैं ललन टॉप पे, उन्होंने खुद इंटरव्यू दिया कि मैंने कॉलेज में गोली चलाई। तो ऐसे गुंडा प्रति जो गुंडे टाइप के लोग हैं, मुझे लगता नहीं पचमढ़गंज में चलेंगे। अच्छा भैया, लेकिन जो जिस तरीके से केजरीवाल जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, अपनी योजनाओं को ले लेके आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस बार कंपटीशन इतना हल्का नहीं हो सकता? भाई 12 साल तुम्हारी सरकार रही, आप योजनाएं ला रहे हैं तो योजनाएं लागू कर दो ना। अभी भी तुम्हारी सरकार है, आप 2100 रुपए नारी सम्मान योजना लाए हो, तो अभी बुलाओ ना दिल्ली विधानसभा का सत्र है और पारित कर दो उसको। पारित करने में क्या है, ये खाली जुमला है। अगर पारित कर दो, आप संजीवनी योजना कह रहे हो 60 साल वाली, कर दो उसको पारित। पर पारित नहीं करना है, सिर्फ झूठ बोलना है। पिछले 12 सालों में अगर आपने देना होता तो देते ना आप सम्मान योजना। अभी लोकसभा के चुनाव में आपने 1000 रुपए के फॉर्म भराए, तो आपने अभी तक तो 1000 रुपए दिए नहीं। पंजाब में आपकी 2 साल सरकार को हो गए, वहां तो आपने दिए नहीं, तो आप दिल्ली में कैसे देंगे? और आयुष्मान कार्ड जो नरेंद्र मोदी जी दे रहे ऑलरेडी सबको, वो आपने दिल्ली में रोक रखा है। अगर वो आप रोकते नहीं तो संजीवनी योजना लाने की जरूरत क्या थी? और सब लोग जानते हैं, जो पिछले 12 सालों से मौलाना मुस्लिमों को 18,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हो आप। अब आपको चुनाव से ठीक पहले हिंदू लोग याद आ गए, हिंदू ब्राह्मण। ये कह रहे हैं कि मौलवियों को 18,000 तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन मौलवी तो इनके घर के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। भाई दे तो रहे हैं ना, वो तो तनख्वाह कुछ महीनों से रोकी हुई है, इसलिए धरने में दे रहे हैं। बाकी तनख्वाह तुमको मिल ही रही है ना 18,000 रुपए। आप ब्राह्मण भी तो थे, ब्राह्मण पुजारी भी थे दिल्ली में, तो आपको ब्राह्मण नहीं आए, सिर्फ आप मौलाना को देंगे। दिल्ली में तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, वहां राम मंदिर का विरोध करते हो, कहते हो यूनिवर्सिटी बना दो, दिल्ली में 100 करोड़ का हज हाउस बनाते हो। तो ये सोचने का विषय है। अच्छा, एक ये भी कुछ दिन से सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के जो डीयू के 12 कॉलेज दिल्ली सरकार चलाती है, उनमें भी सुनने में आ रहा है कि प्रोफेसर की सैलरी वगैरह नहीं दी जा रही है और आशा वर्कर भी आए दिन प्रदर्शन कर रही हैं। इवन पंजाब के भी जो टीचर हैं वो भी आके केजरीवाल के
आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। सिविल डिफेंस के लोग आपने निकाल दिए, सिविल डिफेंस वालों को तनख्वाह नहीं दी, आशा वर्करों को आप तनख्वाह नहीं दे रहे, जो गेस्ट टीचर है उनको आप तनख्वाह नहीं दे रहे, आधे से ज्यादा गेस्ट टीचर आपने निकाल दिए। दिल्ली में डीटीसी को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, दिल्ली जल बोर्ड को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है आपके पास, एमसीडी को पैसे देने के लिए तनख्वाह नहीं है, तो आप कैसे फ्री की योजना ले आएंगे, कर देंगे आप? ये सरासर झूठ है और जुमला है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचरों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। और ये आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के भी टीचर्स आगे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, आपको उनको कैसे देखते हैं? वो आखिर क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आगे, जबकि वो ये कह रहे हैं पंजाब में हमने तमाम योजनाएं लागू कर रखी हैं, और वो ये कह रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, पंजाब में भी ये टीचरों को टाइम से सैलरी मिल रही है, टीचरों को पक्का किया जा रहा है, और तमाम साथ ही साथ ये वो ARO भी लगा रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी काम नहीं करने दे रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? अगर सैलरी आप दे रहे हो तो पंजाब के लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्या थी धरने पे? आपने 2 साल पहले घोषणा करी कि महिला सम्मान योजना देंगे 1,000 रुपए, आज तक आपने दी नहीं, ठीक है। और दूसरा आप कहते हैं कि बीजेपी काम करने नहीं दे रही, तो बीजेपी काम करने नहीं दे रही तो आपको क्यों लाना सत्ता में दोबारा? आपको भाई आप क्यों कह रहे हैं दोबारा केजरीवाल को लाओ, जब आपको बीजेपी काम करने देगी ही नहीं, एलजी साहब आपको काम करने देगी ही नहीं, मोदी जी आपको काम करने देंगे ही नहीं, तो क्या जरूरत है आपको लाने की दोबारा? आरोप प्रति आरोप की राजनीति करते हैं, सारा समय नरेंद्र मोदी जी को कोसले में लगाया आपने, उतना समय आप दिल्ली की चिंता करी हुई थी, आपने दिल्ली की जनता के लिए काम किया होता तो आज आपको इतनी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती बार बार। आज भी केजरीवाल जी ने मोहन भागवत जी को पत्र लिख दिया है, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आप अनदेखा कर रहे हैं। भाई वो हमारा अंदरूनी मामला है मोहन भागवत जी और बीजेपी का, वो हम एक ही मतलब एक ही पेड़ की शाखा है, हम सारे हम लोग, हमारा मेन पेड़ हमारा आरएसएस है और उसकी शाखा है हम लोग है, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम करेंगे, इनको क्या जरूरत है बोलने की? और ये कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है, कुछ अपने कुछ करना नहीं है, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ झूठ बोलना, इस झूठ की राजनीति करना, यही इनको आता है। अभी हाल ही में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसमें कहा था कि हमें दोबारा गिरफ्तार करवाएगी बीजेपी, के ईडी की जांच दोबारा बिठा सकती है, सीबीआई हमारे पीछे लगा सकती है। भाई दिल्ली में भ्रष्टाचार आपने किया, शराब में चरम सीमा में भ्रष्टाचार आपने किया, शराब का घोटाला आपने किया, घोटाले पे आप अंदर गए, आपने शराब की पॉलिसी लाई, 1 बोतल के साथ 3 बोतल आपने फ्री बांटी, हर गली हर नुक्कड़ में आपने शराब के ठेके खुले, हर जगह आपने शराब की ठेके खोले, शराब की पॉलिसी आपने चेंज करी, और शराब की पॉलिसी अगर इतनी अच्छी थी तो आपने लाए उसके बाद वापस को ले ली। कहीं ना कहीं बहुत घोटाला हुआ और उस घोटाले में आपको जेल में जाना पड़ा, आपका मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में गए, आपका डिप्टी सीएम जेल में गया, आपके सत्येंद्र जैन जेल में गए, सारे मंत्री आपके जेल में गए, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो किया आपने, तभी आप जेल में गए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका।